नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की जो अपनी क्लासें चल रही हैं उसके अंतर्गत हमने पीछे वाली क्लास में लोकोक्तियों नामक जो टॉपिक है उसको शुरू किया था और लोकोक्तियों की जो बेसिक जानकारी है वो हमने पीछे वाली क्लास में देखी थी। आज की जो अपनी क्लास होगी इसमें हम जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं उनका अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग है वो अपनी इस क्लास में देखेंगे। तो करते हैं अपनी इस क्लास की शुरुआत कि लोकोक्तियां क्या है ये टॉपिक। तो देखते हैं महत्वपूर्ण लोकोक्तियां। तो आज की अपनी पहली लोकोक्ति है वो इस प्रकार है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है उसको हम देखते हैं। संयोग से अयोग्य या अनाड़ी को सफलता मिलना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ होता है संयोग से अयोग्य या अनाड़ी को सफलता मिल जाना। तो यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होगा कि मैंने विरोश को कभी पढ़ते लिखते नहीं देखा, जब देखो तब वह सोता ही मिलता है। उसने जब बताया कि वह आरएस की परीक्षा में पास हो गया तो मैंने कहा कि इससे तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं मानता, यह तो अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ वैसे होगा कि योग्य के पास जो योग्य जो व्यक्ति होता है अयोग्य जो व्यक्ति होता है उसके पास योग्य वस्तु की प्राप्ति हो जाना। आगे वाला अपना दूसरी जो लोकोक्ति है वो किस प्रकार है कि अंधों में का ना राजा। तो इसका अर्थ क्या होता है मूर्खों के बीच अल्पज्ञ का सम्मान। कि मूर्ख जो लोग होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला होता है उसका भी सम्मान होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होगा कि रमेश कुल मिलाकर प्रथम वर्ष का छात्र है, पर मैंने देखा कि उसके घर गांव वाले उसे बहुत पढ़ा लिखा और विद्वान मानकर उसकी आवभगत और इज्जत करने में लगे रहते हैं। वह भी सबको आदेश निर्देश देता रहता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि रमेश वास्तव में अंधों में काना राजा है। यानी अंधों में काना राजा का अर्थ होता है कि बहुत से अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला आदमी भी इज्जत को प्राप्त करता है। आगे वाली जो अपनी जो लोकोक्ति है वो किस प्रकार है अपनी गली में कुत्ता भी शेर। तो इसका अर्थ होता है अपने क्षेत्र या घर में सब बलवान होते हैं। यानी अपना जो क्षेत्र होता है उसमें सब बलवान होते हैं। तो इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होगा कि कॉलेज में तो मेरे समान तेरी घिघी बंध जाती थी। यानी मेरे सामने तेरी घिघी बंध जाती थी। यह तेरा मोहल्ला है, तू चाहे जितना बुरा बोल, यहाँ तो तू मुझे पिटवा भी सकता है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है अपने क्षेत्र या अपने एरिया के अंदर आदमी है वो बलवान साबित करना चाहता है अपने आप को। उसी प्रकार आगे वाली जो अपनी लोकोक्ति है अंधा क्या चाहे दो आंखें। कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या है बिना प्रयास के भी अभिष्ट वस्तु का प्राप्त हो जाना। यानी प्रयास नहीं किया फिर भी जो वस्तु नहीं प्राप्त होनी चाहिए थी वो भी प्राप्त हो जाती है। तो कैसे सारी पूंजी लगाकर मैंने व्यापार शुरू किया, ऐसा घाटा लगा कि मेरा सब कुछ चौपट हो गया। मेरी दुर्दशा देखकर मेरे छोटे भाई ने एक दिन कहा कि भाई साहब आप मेरे पास आ जाइए, फिर व्यापार शुरू कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, मैं तुरंत उसके पास से चल पड़ा। यहाँ पर कि अंधे को क्या चाहे दो आंखें यानी बिना प्रयास के ही जो वस्तु है अभिष्ट जो चाहने वाली वस्तु है उसकी प्राप्ति हो जाना। आगे वाला जो अपनी लोकोक्ति है वो है अंधी पीछे कुत्ता खाए। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है मूर्खों के कमाए धन का मुफ्तखोरों द्वारा दुरुपयोग या नष्ट करना। यानी जो मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं वो धन की कमाई करते हैं, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो उस धन का दुरुपयोग करते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेठ रामदास
दिन रात कमाई करते करते मरा जा रहा है। उसके मुनीम और नौकर चाकर मनमाने ढंग से उसकी कमाई पर मौज कर रहे हैं। सेठ कुछ समझता ही नहीं, इसलिए उसके पास पूंजी जमा हो ही नहीं पाती। जब अंधी पीसे और कुत्ता खाए तो ऐसा ही होता है। यानी अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी कमाई कोई और उड़ाई कोई और। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है, अंधे के आगे रोवे अपने दीदा खोवे। यानी अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख को उपदेश देना या समझाना व्यर्थ है। ये अंधे के आगे रोने का मतलब अपनी आंखों को खोना है होता है, वैसे इसका अर्थ है ये। तो सीधा जो व्यक्ति के ऊपर इसका अर्थ निकलता है वो किस प्रकार है, मूर्ख को उपदेश देना या समझाना व्यर्थ होता है, कि उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति को, वो उपदेश समझता नहीं है। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, मैं जब भी अपने बेटे को उसके हित की बात समझाता या कहता हूँ तो वह समझने के बजाय मुझसे बहस और कुतर्क करने लगता है। कोई अच्छी बात उसकी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने यह सोचकर उससे कुछ भी कहना बंद कर दिया कि अंधे के आगे रोवे अपने दीदा खोवे। तो ये जो लोकोक्ति है अपनी, कि अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे, तो मूर्ख व्यक्ति को समझाना अपने आप में मूर्खता ही होती है। आगे वाली अपनी अपनी लोकोक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा शासक जो अन्यायी हो, जिसका शासन प्रबंध किसी नियम के अधीन न हो, जिसके शासन में भले ही ईमानदार लोगों का असम्मान होता है, यानी भले और ईमानदार लोगों का असम्मान होता है, लूचे और बेईमान जहां मनमानी करते हैं, तो उसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, आज गधे घोड़े सब एक भाव बिक रहे हैं, अपराधी खुले घूम रहे हैं, भले और निर्दोष लोग प्रताड़ित हैं, अयोग्य उन्नति कर रहे हैं, योग्य बेरोजगार हैं, घोटालों कांडों में लिप्त लोग ईमानदार होने का दम भर रहे हैं, ईमानदार और सच्चरित्र भयभीत हैं। आज भी इस दुर्वस्था को देखकर यह कहावत एकदम सटीक सही प्रतीत होती है कि अंधेर नगरी चौपटे राजा टका शेर बाजी टका शेर खाजा। तो यहाँ पर इस लोकोक्ति का ये वाक्य में प्रयोग है। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो क्या है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कि यहाँ पर इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति होती है, सीधा सीधा इसका अर्थ यही होगा। तो इसको देखते हैं, अर्थ इसका देखते हैं, अकेला आदमी कोई महान या कठिन कार्य नहीं कर सकता, सहयोग और मेल से बड़े काम होते हैं। तो संगठन में शक्ति होती है। तो इसका वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है, कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तुम हम अपने पराये की अवहेलना करने लगे हो, अपनी जैसी विचारधारा वालों का सहयोग लो, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़े सकता। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो यहाँ पर जो चाहने वाला है उसको वो वस्तु की प्राप्ति होती है, इसका अर्थ यही होगा। इसका वाक्य में प्रयोग हम देखते हैं किस प्रकार है, कि सुरेश कोई काम धाम नहीं करता, पता नहीं खाने पीने का प्रबंध कैसे करता है, उसे पूछो तो सदा यही उत्तर देता है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पर इस लोकोक्ति का ये वाक्य में प्रयोग है। आगे वाला है अपना लोकोक्ति है वो, अपना सिक्का खोटा हो तो फरकनहार का क्या दोष। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि अपने किसी बुरे आचरण वाले परिजन की जब कोई निंदा करने लगे तब इस कहावत का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका जो वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है उसको हम देखते हैं, कि अड़ोस पड़ोस के सभी लोग रमेश के कपूत बेटे की निंदा करते हैं, जब
रमेश की पत्नी झंझलाकर रमेश से कहती हैं कि तुम चुपचाप क्यों सुनते रहते हो, सबका मुंह क्यों नहीं तोड़ देते। तब दुखी होकर रमेश यही कहकर चुप हो जाता है कि अपना सिक्का खोटा हो तो परखनहार का क्या दोष। तो यहाँ पर ये इसका वाक्य में प्रयोग है। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा अपना काम अपने हाथ से ही करना मनोनुकूल फलदायी होता है। यानी अपना काम जो होता है वो अपने द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको भी हम देखते हैं कि कभी कच्ची तो कभी जली रोटियां, सब्जी में कभी कम तो कभी ज़्यादा नमक मिर्च और चिकनाई। इस नौकरानी राधा के हाथ का खाना बना खाना न स्वादिष्ट होता है और न स्वास्थ्यप्रद। अच्छा भोजन करना कराना तो कल से बिटिया तुम खुद खाना बनाया करो, अपना हाथ जगन्नाथ। तो यहाँ पर अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होता है कि अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी सबकी अपने अपने अनुसार कार्य करना। जब अपनी धुन में मस्त तालमेल और सहयोग का अभाव, यानी सब लोग अपने अपने अनुसार कार्य करते रहें, सहयोग की अपेक्षा न रखी जाए, तो उसको कहते हैं अपने अपने डफली अपना अपना राग। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको भी हम देख लेते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई हमने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी, पर आज देश में जाति धर्म भाषा क्षेत्र नाम पर अनेक राजनीतिक दलों का गठन हो रहा है। कौन क्या कर रहा है, क्या चाहता है, किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलाप रहे हैं, यानी अपने अनुसार अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करना। उसी प्रकार आगे वाली अपनी जो लोकोक्ति है वो किस प्रकार है, अरर की टट्टी गुजराती ताला। तो इसका अर्थ होता है साधारण वस्तु की सुरक्षा के लिए अधिक खर्च करना या अधिक कीमत की कोई वस्तु खरीदना। तो साधारण वस्तु जो कीमत की वस्तु होती है उसकी सुरक्षा के लिए अधिक कीमती वस्तु को खरीदना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है उसको भी देख लेते हैं कि चांदी की सामान्य अंगूठी को सुरक्षित रखने के लिए तुम तिजोरी खरीदने चले हो, वाह भाई वाह, अरर की टट्टी और गुजराती ताला। इस कहावत का तो यही अर्थ होगा। आगे है अपना आगे वाली कहावत है अशरफियों की लूट और कोयलों की मोहर। तो इसका वह जो अर्थ होगा वो किस प्रकार होगा, कीमती चीज की परवाह न करके छोटी चीजों की रक्षा करने की कोशिश करना। तो अशरफियों की लूट और कोयलों पर मोहर का यही अर्थ होगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग है कथाकार प्रेमचंद द्वारा इस कहावत का प्रयोग देखिए आय में वृद्धि और व्यय में कमी, यह ज्ञान शंकर के सुप्रबंध का फल था। यद्यपि गायत्री भी किफायती पर नजर रखती थी, पर उसकी किफायत अशरफियों की लूट और कोयलों पर मोहर को चरितार्थ करती थी। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाली अपनी लोकोक्ति है आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। तो इसका अर्थ होता है जो बड़ा या अच्छा काम करना था उसको छोड़कर किसी दूसरे महत्वहीन काम में लग जाना। तो आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास, यानी किसी दूसरे काम के लिए आना और कार्य कोई दूसरा करना शुरू कर देना। यानी अच्छे काम के लिए कोई काम शुरू करना और उसको छोड़ करके कोई दूसरा महत्वहीन कार्य करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है इंदुबाला ने दलित महिलाओं के उत्थान और उद्धार का व्रत लिया था। व्रत पूर्ति के लिए उन्होंने घर और नौकरी सब कुछ छोड़ दिया। गांव और कच्ची बस्तियों में उन्होंने कुछ दिन तो काम किया, पर अब वे महिला संस्थाओं द्वारा अपने स्वागत सम्मान समारोह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों में व्यस्त रहने लगी हैं। यानी थे हरि भजन को ओटने लगे कपास कहावत को चरितार्थ कर रही है। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है कि आग लगने पर कुआं खोदना, यानी विपत्ति आने पर उसके समाधान के बारे में विचार करना। तो ये इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पर है साहस किसी संभावित संकट
सहसा किसी संभावित संकट या समस्या से निपटने के लिए पहले से ही उपाय न करके और तुरंत किसी सीधे उपाय के बारे में न सोचकर किसी बड़े एवं तत्काल फल देने वाले असमर्थ उपाय या प्रयत्न में लग जाना। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही होगा और इसका वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है कि तुम पहले कोई काम धंधा कर डालोगे, उससे पैसा आएगा, तब तुम बड़ी लड़की की शादी करोगे। मेरी मानो अभी इधर उधर से उधार मांगकर इसके हाथ पीले कर दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, पीछे तुम्हें पछताना पड़ सकता है। आग लगे पर कुआं खोदना सदा ही निष्फल और मूर्खों का काम होता है। इसी प्रकार आगे वाली अपनी लोकोक्ति है, आगे कुआं पीछे खाई। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा चारों ओर विपत्तियों से घिरना या दोनों ओर विपत्ति हो जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे है, मेरी पत्नी और माँ के बीच हमेशा ठनी रहती है। पत्नी का पक्ष लूँ तो माँ अपनी कोख को कोसने लगती है और माँ का पक्ष लूँ तो पत्नी कुआं पोखर चल पड़ती है। मेरी बड़ी आफत हो गई है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। इसी प्रकार आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है कि आदमी जानिए बसे, सोना जानिए कसे। तो इसका अर्थ क्या होता है, आदमी का साथ रहने से और सोने को कसौटी पर कसने से ही असलियत का पता चलता है। कि आदमी का पता कब चलेगा, जब साथ रहोगे, और सोने का पता कब चलेगा, जब आप उसकी किसी अच्छे जोरी से ले जाकर के परख करोगे, तब उसका पता चलेगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है उसको देखते हैं हम कि जब तक तुम रमेश के साथ रहकर उसका व्यवहार और आचरण न देख लो, तब तक उसको बुरा आदमी मत कहो। यह ध्यान रखो कि आदमी जानिए बसे, सोना जानिए कसे। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाले अपने का जो लोकोक्ति है वो किस प्रकार है, आधा तितर आधा बटेर, यानी बेमेल का संयोग हो जाना। तो बेमेल चीजें जिसमें सामंजस्य का अभाव हो, तो ऐसी चीजें जिसमें सामंजस्य का अभाव हो तो उसको कहते हैं आधा तितर आधा बटेर। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है, मेरा मित्र रमेश नव धनाढ्य है, उसके अतिथि कक्ष को देखो तो बहुत कीमती कीमती कालीन बिछा है, बढ़िया सोफा सेट के साथ मुढ़े मुढ़ियाँ एक कोने में, तेज स्टूल दरवाजे के पास बान की लगी हुई है। एक दरवाजे के पास बान की एक खरेरी खाट पड़ी है। शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की चीज़ों से सजावट की गई है। मैंने उससे कहा कि कमरे को या तो शहर की तरह सजा कर रखो या गांव की तरह है। यह क्या कि आधा तितर आधा बटेरे बना रखा है। इसी प्रकार आगे वाली अपनी कहावत है वो किस प्रकार है, आधी छोड़ सारी को दावे, आधी रहे ना सारी पावे। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है, अधिक लालच या अच्छा नहीं होता, यानी अधिक जो लालच करने वाला जो काम होता है वो अच्छा नहीं होता। जो मिले उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए, ज़्यादा लालच से नहीं करना चाहिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है, तो इसका वाक्य में प्रयोग है वो है, मैंने चैन से बड़े अपनी परचून की दुकान से दाल रोटी कमा लेता था। एक रिश्तेदार के कहने से उसे बेचकर व्यापार करने बम्बई चला आया। यहाँ पैर जमाना भी मुश्किल हो रहा है। अब मैं समझ गया हूँ कि आधी छोड़ सारी को दावे, आधी रहे ना सारी पावे। ये इससे लोकोक्ति का अर्थ होगा। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसका अर्थ होता है, कोई धनी है कोई निर्धन, कोई सुखी तो कोई दुखी, यह सब ईश्वर की विचित्र लीला होती है। इस दुनिया में जो लोग होते हैं वो विचित्र होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। इस संसार में एक और भूखे नंगे भीख मांग रहे हैं तो दूसरी ओर अटखेलियाँ रंगरेलियाँ हो रही हैं। कोई फुटपाथ पर पड़ा है तो कोई गुदगुदे पलंग पर आराम कर रहा है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसी प्रकार आगे वाला है अपना, एक अनार 100 बीमार। तो इसी लोकोक्ति का अर्थ होता है कि वस्तु कम
और चाहने वाले ज़्यादा हों। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? चीज़ थोड़ी हो, चाहने वाले बहुत। अकेले आदमी से सबको एक साथ अपने काम कराने की इच्छा होना। यानी कोई वस्तु होती है, वो कम होती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसको कहते हैं एक अनार सौ बीमार। इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है? सचिव ट्रांसफर वाली फाइल मंगवा रहे हैं, मंत्री जी मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, आप अपना कागज अभी निकालने को कह रहे हैं, बताइए मैं अकेला क्या क्या करूं? एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है। इसी प्रकार आगे वाली जो अपनी कहावत है वो किस प्रकार है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कि बुरे बुरे का बुरी संगत में पड़ बुरा हो जाना। यानी पहले से बुरा है और वो बुरी संगत में पड़ गया तो और ज़्यादा बुरा हो गया। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है? सुरेश धनी बाप का लाड़ में बिगड़ा हुआ बेटा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ बैठा और आवारा हो गया। अब इसने उसी जुआरी शराबी रमेश से दोस्ती और कर ली, उसके साथ रहकर जो कसर थी वह भी पूरी हो गई। ऐसा तो होना ही था, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। आगे वाला है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसका अर्थ होता है एक आदमी का दुराचरण पूरे परिवार, संगठन, समूह या सहकर्मी लोगों को भी बदनाम कर देता है। यानी एक बुरा आदमी अगर परिवार में हो जाता है तो वो पूरे कुल या परिवार को ही नष्ट कर देता है। तो मेरे छात्रावास का एक छात्र अड़ोस पड़ोस के सुने घरों में सामान उठा लाता था। एक दिन कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की कि आपके छात्रावास के विद्यार्थी चोर उचक्के हैं। मैंने कहा सभी तो चोर उचक्के नहीं हैं, पर क्या कहूँ एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये वाली स्थिति हो जाती है। आगे वाली अपनी कहावत है, एक हाथ से ताली न बजना, कि कोई कार्य एक तरफ से नहीं होना। तो झगड़ा दोनों तरफ से होता है, लड़ाई एक ओर से संभव नहीं होती। यानी एक हाथ से ताली न बजना यानी लड़ाई झगड़ा होता है वो दोनों तरफ से होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार है कि भैया तुम्हारे सबूत सपूत ने भी छेड़खानी जरूर की हो कि तभी उस लड़की के भाई ने उसे मारा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसी प्रकार आगे वाली अपनी कहावत है वो है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुंभा जोड़ा। तो इसका अर्थ होता है इधर उधर की सामग्री को या बेडोल जो वस्तुएं होती हैं उनकी रचना करना, तो उसको कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुंभा जोड़ा। यानी बेमेल रचना करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है? मैंने तुम्हारे लिखी पुस्तक पढ़ ली, तुमने इसमें अनेक विद्वानों की पुस्तकों से सामग्री लेकर बेतरतीब ढंग से ठूँस दिया। इसमें न कोई मौलिकता और न कोई नवीनता। तुमने केवल कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुंभा जोड़ा वाली कहावत को प्रमाणित कर दिया है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। आगे वाली अपनी जो कहावत है वो किस प्रकार है? चोर चोर मौसेरे भाई। तो इसका अर्थ होता है कि बुरे व्यक्ति एक जैसे होते हैं, कि बुरा व्यवसाय करने वाले एक दूसरे के समर्थक होते हैं। यानी बुरा काम करने वाले होते हैं वो एक दूसरे के समर्थक होते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, आज धर्म और राजनीति के सहारे अपराध करने वाले लोग कानून की पकड़ से बचने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है वो किस प्रकार है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका अर्थ हो जाएगा शक्तिशाली की विजय होती है या शक्तिशाली का ही अधिकार होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है? उसके चार जवान लड़के हैं, वह खेत पर कब्जा नहीं छोड़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम उससे न लड़ो तो ही अच्छा है। कि जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी जो ताकतवर होता है उसकी विजय होती है। आगे वाली अपनी लोकोक्ति है, जैसे मुर्दे पर 100 मन माटी वैसे 1000 मन। कि जो पहले से ही गया गुजरा है उसके ऊपर उसको आप कितने ही उला ना दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि कर्जदार और कर्ज लेना चाहे तब की मना स्थिति। यानी कर्जदार और कर्ज लेना चाहे तब की मना स्थिति। यानी मुर्दे पर 100 मन माटी डालो डालो या फिर 1000 मन।
तो इसका अर्थ होता है जो गया गुजरा है उसको चाहे कुछ भी कहो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, बेटी की शादी के लिए मैंने 5,000 रुपये उधार लिए, पर इनसे काम नहीं चला, 10,000 और कर्ज लूँगा, जैसे मुर्दे पर 100 मन माटी डालो या 1,000 मन। आगे वाली अपनी कहावत है वो किस प्रकार है कि जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ। तो यहाँ पर इसका अर्थ है, दो दुष्टों के नाम से अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना, दुष्टता में दोनों का सम्मान होना, यानी दोनों दुष्ट हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होगा, इन तस्करों और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ वाली कहानी है। तो इस प्रकार आज हमने अपनी जो क्लास है इसमें महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन किया है। आगे वाली क्लास में जो बची हुई लोकोक्तियाँ उनका अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।